ओके, सो हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग डी ट्रिपल एस बी के पी वाई क्यूज डिस्कस करने वाले हैं। 2024 का ये पेपर रहेगा, ठीक है, डी ट्रिपल एस बी पी जी टी के, राइट। सो इकोनॉमिक्स के ये पी वाई क्यूज हैं। आपका ये जो पेपर रहता है डी ट्रिपल एस बी पी जी टी का, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों ही एक ही दिन होते हैं। 3 आवर्स का आपका ये पेपर रहता है एंड 300 टोटल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 300 में से पेपर 1 जो है उसमें आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे एंड पेपर 2 में देयर विल बी 200 क्वेश्चंस, राइट। अगर पेपर 1 की मैं बात करूं तो दिस विल बी ऑफ जनरल नेचर। अब जनरल नेचर का यहाँ पर क्या मतलब है, इट विल कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट्स। कौन कौन से 5 पार्ट्स? सबसे पहले आपका आ जाएगा जीके, दैट इज जनरल नॉलेज। इसके अलावा आपका आएगा इंग्लिश, हिंदी, राइट, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। एक रीजनिंग एंड मैथ्स या फिर एप्टीट्यूड कह लीजिए। तो ये 5 पार्ट्स में आपका फर्स्ट पेपर डिवाइडेड रहेगा। सेकंड, अगर मैं सेकंड पेपर की बात करूं, पेपर 2 की, तो इसमें बेसिकली आपके अगेन 2 पार्ट्स रहेंगे। टोटल 10 डिसिप्लिन होंगे, 10 डिसिप्लिन्स। ईच डिसिप्लिन विल कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस। हर एक डिसिप्लिन में 20 क्वेश्चंस होंगे। अब इन 200 में से 180 क्वेश्चंस, जो पहले 9 डिसिप्लिन्स आपके होंगे, वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेंगे। ठीक है, अभी हम लोग इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो ये जो 180 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, दिस विल बी ऑफ फ्रॉम इकोनॉमिक्स सेक्शन, राइट। इसके अलावा जो लास्ट 20 क्वेश्चंस आपके आएंगे, जो 10th डिसिप्लिन रहेगा, उसमें आपका आएगा टीचिंग मेथडोलॉजी। ठीक है, ये जो 20 क्वेश्चन रहेंगे वो टीचिंग मेथडोलॉजी से रिलेटेड आपके रहने वाले हैं, राइट। चलिए, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, अगर आप डी ट्रिपल एस बी पी जी टी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं और प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन एम एस स्टडी गुरु पर इसके लिए डिटेल्ड कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, क्या क्या मिलेगा कोर्स में? सबसे पहले तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो आपका पेपर रहने वाला है, दैट इज इकोनॉमिक्स, उसके आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। उन्हीं लेक्चर्स के आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। ठीक है, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में। इसके अलावा हम लोग पीवाईक्यूज भी वहाँ डिस्कस करेंगे। जितने भी पीवाईक्यूज आपके हैं उनको हम लोग आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन वहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, राइट। इसके अलावा यू विल ऑल्सो गेट मॉक टेस्ट। ठीक है, पेपर वाइज सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। क्लियर? चलिए, एंड एज इट इज 24/7 डाउट सॉल्विंग भी अवेलेबल है। डी ट्रिपल एस बी पीजीटी के अलावा भी अगर आप किसी और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन पर अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल हैं, सच एज यूजीसी नेट, सेट के भी एग्जाम्स के लिए, लेक्चरर लेवल, पीजीटी लेवल, इन सभी एग्जाम्स के लिए, इकोनॉमिक्स का कोई भी एग्जाम हो, आपको उसके लिए हमारी एप्लीकेशन पर कोर्सेज मिल जाएंगे। आप अभी एनरोल कर सकते हैं एंड अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, राइट। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन एंड वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव डिमांड इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ। इफेक्टिव डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो किससे रिलेटेड है, किसने दिया है, ये हमें बताना है, राइट। चलिए बताइए। सो द करेक्ट आंसर विल बी कीन्स। यस, हमारा जो इफेक्टिव डिमांड का कॉन्सेप्ट है ये कीन्स ने दिया है एंड इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है, आप वीडियो को पॉज करके आराम से रीड कर सकते हैं। ठीक है, जे एम कीन्स ने ये कॉन्सेप्ट दिया है। कौन सी बुक में दिया है? इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी 1936 में, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो ये बुक भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एंड इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। assured a high family income through higher support prices for their crops and through hard working and cheap laborers, they should be able to settle their children abroad. The developmental goal given above relates to which of the following categories of individuals? चलिए, तो स्टेटमेंट बेस्ड ये क्वेश्चन है कि आपको एक सिचुएशन दी गई है, ये सिचुएशन किस गोल को डिफाइन कर रहा है, किस गोल से रिलेटेड है, ये हमें बताना है। ठीक है, हायर सपोर्ट प्राइसेस की हम बात कर रहे हैं एंड उसके अलावा हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबरर्स हैं। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड। इन लोगों को, ये जो लेबरर्स हैं, ये अपने बच्चों को अब्रॉड सेटल करना चाहते हैं। तो कौन से डेवलपमेंटल गोल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं? अ रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओइंग फैमिली, प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब एंड आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली। मतलब ये जो गोल है ये किस किस कम्युनिटी को डिफाइन कर रहा है, ये हमें एग्जैक्टली बताना है। फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स,
अब देखो इनके जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं दे आर वेरी हाई, हाई सपोर्ट प्राइसेस चाहिए, ठीक है। क्यों चाहिए हाई सपोर्ट प्राइसेस? ताकि ये प्रोडक्शन इंक्रीज कर सके। प्रोडक्शन इंक्रीज करके क्या करेंगे? दे विल सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड, ताकि वो बाहर जाके ज्यादा इनकम अर्न कर पाए, अच्छे से पढ़ाई कर पाए एंड देन हायर इनकम अर्न कर पाए। तो ये गोल कैसी फैमिली का होगा? दिस गोल विल बी फ्रॉम प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। जो प्रॉस्परस फार्मर्स है पंजाब के, वो ही ऐसा सपना देखेंगे कि वो अपने चिल्ड्रन को अब्रॉड सेटल कर सके, ठीक है। सो करेक्ट आंसर विल बी आंसर 2। बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है ये आप आराम से रीड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट? इनमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। नॉट करेक्ट लिखा हुआ है, ये चीज ध्यान रखना। चलो, इनकम इन इक्वालिटी इज मच मोर सीरियस हेल्थ इन इक्वालिटी। इनकम इन इक्वालिटी जो है वो एक सीरियस हेल्थ इन इक्वालिटी है। Income inequality can be reduced by imposing tax or by other measures, but health inequality is structural in nature. इनकम इनइक्वालिटी जो है वो कम टैक्सेस को कम करके रिड्यूस करी जा सकती है और बाय अदर मेजर्स, बट हेल्थ इनइक्वालिटी स्ट्रक्चरल। लेकिन हेल्थ इक्वालिटी इनइक्वालिटी जो है वो स्ट्रक्चरल होती है। इट रिक्वायर्स लॉन्गर टाइम टू ब्रिंग डाउन हेल्थ इनइक्वालिटी एज कम्पेयर टू इनकम इनइक्वालिटी। हेल्थ इनइक्वालिटी को कम करना ज़्यादा मुश्किल काम है, ज़्यादा टाइम चाहिए। इनकम इनइक्वालिटी कैन बी रिड्यूस्ड इवन इन शॉर्ट टर्म बाय ट्रांसफरिंग इनकम फ्रॉम रिच टू पुअर। ये शॉर्ट टर्म में भी पॉसिबल है इनकम इनइक्वालिटी को कम करना। देन हेल्थ इनइक्वालिटी मे क्रिएट नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। हेल्थ इनइक्वालिटी से शायद नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट हो सकती है। Health and health seeking behavior of the individuals depends on physical status. Health and health seeking behavior जो है वो physical status पे depend करता है। Is it correct? चलिए, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। एंड हमारा सेकंड, बाकी सारे जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उनमें से फर्स्ट एंड सिक्स्थ, दिस इज इनकरेक्ट एंड सिक्स्थ स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है। सिक्स्थ स्टेटमेंट भी जो आपका है दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इनकम इन इक्वालिटी। फर्स्ट एंड सिक्स्थ हमारा इनकरेक्ट है, थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा था। क्यों है इनकरेक्ट ये देखो, हेल्थ इनइक्वालिटी इज ऑफन कंसिडर्ड मोर सीरियस। हेल्थ इनइक्वालिटी जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा सीरियस होती है देन इनकम इनइक्वालिटी। यहाँ पे उल्टा लिखा है, इनकम इनइक्वालिटी इज मच मोर सीरियस। नो, हेल्थ इनइक्वालिटी ज्यादा सीरियस होती है क्योंकि ये हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। क्लियर? बाकी स्टेटमेंट्स में से 2, 3, 4, 5 आपके करेक्ट है। सिक्स्थ वाला अगेन इनकरेक्ट है। हेल्थ बिहेवियर डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन फिजिकल स्टेटस। हेल्थ बिहेवियर जो है आपका वो सिर्फ फिजिकल स्टेटस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इनकम, अवेयरनेस, एजुकेशन एंड एक्सेस टू हेल्थ केयर। तो थर्ड का फर्स्ट एंड सिक्स्थ हमारा नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए थर्ड पॉइंट जो है फर्स्ट एंड सिक्स्थ वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेज रिजिडिटी, द ऑब्जर्वेशन दैट वेजेस डैश हैज इंपॉर्टेंट implications फॉर लेबर मार्केट्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। अब वेज रिजिडिटी से एक रिलेटेड ये क्वेश्चन है, यहाँ पे इस फिल इन द ब्लैंक्स को हमें फिल करना है। वेज रिजिडिटी, द ऑब्जर्वेशन दैट वेजेस can be adjusted downwards, cannot be adjusted downwards, cannot be adjusted upwards या remain at the same level। वेज रिजिडिटी का क्या मतलब है कि वेजेस को हम एडजस्ट कर सकते हैं नीचे की तरफ, नहीं एडजस्ट कर सकते हैं नीचे की तरफ, या अपवर्ड एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, या रिमेन एट द सेम लेवल। तो वेज रिजिडिटी का मतलब यहाँ पर है कि हम लोग जो वेजेस हैं उसको डाउनवर्ड्स एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, सो कैन नॉट बी एडजस्टेड डाउनवर्ड्स, ठीक है। वेज रिजिडिटी मीन्स वेजेस आर स्टिकी डाउनवर्ड, नीचे कम नहीं कर सकते वेजेस को। इवन व्हेन देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट वेजेस डू नॉट फॉल इजीली ड्यू टू, क्यों नहीं फॉल होंगी, क्यों नहीं हम इसको कम कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स, मिनिमम वेज लॉज, वर्क मोरल कंसर्न्स, ठीक है। तो इन सारी रीजंस की वजह से हम लोग वेजेस को, जो भी सैलरी, जो भी वेजेस लेबरर्स को मिल रही है उसको हम लोग डाउनवर्ड्स मूव नहीं कर सकते, एडजस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हु इज नोन एज द फादर ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? सो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के फादर इज हेनरी चार्ल्स टेलर। हेनरी चार्ल्स टेलर,
ठीक है, फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हु propounded वेरियस रूल्स रिलेटेड टू मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी से रिलेटेड रूल्स किसने बनाए हैं? सो यस, इट इज फॉर्म्ड बाय गॉसिन। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी से जितने भी लॉज हैं, रूल्स वगैरह हैं, वो सारे किसने बनाए हैं? गॉसिन ने। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, इन क्लासिकल थ्योरी द इक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इज ब्रॉट अबाउट बाय, क्लासिकल थ्योरी में सेविंग और इन्वेस्टमेंट में जो S इज इक्वल्स टू I हम लोग पढ़ते हैं, ये किस में से आती है, कैसे आती है? मल्टीप्लायर के थ्रू, कंजम्पशन के थ्रू, इनकम या रेट ऑफ इंटरेस्ट? सो दिस कम्स फ्रॉम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इन क्लासिकल इकोनॉमिक्स सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर बैलेंस्ड थ्रू द इंटरेस्ट रेट मैकेनिज्म। अगर सेविंग ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से तो इंटरेस्ट रेट आपका फॉल हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट लोग ज्यादा कर रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। कैसे? इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं मतलब वो लोन्स ले रहे होंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो लोन्स की डिमांड ज्यादा है, जब डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। सेविंग्स ज्यादा है मतलब लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं कर रहे हैं, लोन्स की डिमांड नहीं कर रहे हैं, जब डिमांड नहीं हो रही है तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा? अपने आप फॉल हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट जब फॉल होगा तो अगेन क्या होगा? इन्वेस्टमेंट एनकरेज होगा, लोन्स लोग डिमांड इंक्रीज कर देंगे एंड इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डैश मीन्स द एबिलिटी ऑफ द एनवायरमेंट टू एब्सॉर्ब डिग्रेडेशन, इनमें से क्या रेफर करता है? दैट एनवायरमेंट की एबिलिटी, डिग्रेडेशन एब्सॉर्ब करने की एबिलिटी को डिनोट करता है। कैरिंग कैपेसिटी, एब्सॉर्प्टिव कैपेसिटी, एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी या डेवलपमेंट कैपेसिटी? यस, सो द करेक्ट आंसर इज एब्सॉर्प्टिव कैपेसिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? अगेन हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज जेंडर इनसेंसिटिव, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो आपका जेंडर से रिलेटेड नहीं होता है, जेंडर उसको इफेक्ट नहीं करता है। जेंडर डेवलपमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ में जेंडर डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जेंडर डेवलपमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल जस्टिस, जेंडर डेवलपमेंट अगेन सोशल जस्टिस में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स इज जेंडर इनसेंसिटिव, सो नॉट करेक्ट पूछा था, फोर्थ आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं तो वो जेंडर सेंसिटिव होगा एंड नॉट इनसेंसिटिव, जेंडर ही तो इफेक्ट करेगा जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स को, राइट? सो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स स्पेसिफिकली डिजाइन टू मेजर जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर में जो मेल और फीमेल में जो इनइक्वालिटी है वो मेजर कर रहे हैं हम, तो सेंसिटिव होगा ना ये जेंडर से, सो द करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द कॉमन मेजर ऑफ इनकम इनइक्वालिटी इज द रेशियो ऑफ इनकम्स रिसीव्ड बाय, जब हम इनइक्वालिटी मेजर करते हैं, इनकम इनइक्वालिटी, तो हम टॉप कितने परसेंट लोगों को लेते हैं और बॉटम कितने परसेंट लोगों को लेते हैं? जब हम लोग इनकम इनइक्वालिटी मेजर करेंगे तो गैप देख रहे हैं हम रिच और पुअर के बीच में, तो कितने परसेंट रिच को लेंगे और कितने परसेंट पुअर या बॉटम कम्युनिटी को लेंगे, इसमें क्या रेशियो होता है? सो दिस इज 20-40, 20% टॉप 20% एंड बॉटम 40%। ठीक है, थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी इज इंट्रोड्यूस्ड बाय, इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी का कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया? जॉन रॉबिन्सन, J.S. मिल, कार्ल मार्क्स या टर्गो? यस, so this was introduced by, okay, the correct answer is written, this was introduced by कार्ल मार्क्स। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी का, ये कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी में दिया था। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो कार्ल मार्क्स की हम थ्योरी पढ़ते हैं उसमें इन्होंने इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी का कॉन्सेप्ट बताया है। ओके, चलिए, हु ट्राइड टू गिव अ न्यू एंड साइंटिफिक फॉर्म टू बेंथम्स यूटिलिटेरियनिज्म, बेंथम की जो यूटिलिटी थ्योरी है, यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी है, उसको एक नया और साइंटिफिक फॉर्म किसने देने की कोशिश करी? J.S. मिल ने, रिकार्डो ने, एडम स्मिथ ने या कीन्स ने? यस, सो दिस अटेम्प्ट वाज मेड बाय J.S. मिल। ठीक है, बेंथम की जो यूटिलिटी थ्योरी है उसको एक नया और साइंटिफिक फॉर्म J.S. मिल ने देने की कोशिश करी।
अब ये बेंथम की जो थ्योरी थी वो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस से रिलेटेड थी। फिर उसके बाद जेएस मिल ने इनको रीडिफाइन किया, रिफाइन करा, एंड फिर ही इंट्रोड्यूसिंग क्वालिटेटिव डिफरेंसेस इन प्लेजर्स, हायर एंड लोअर प्लेजर्स। इस तरीके से इन्होंने थोड़ा सा मोर प्रैक्टिकल फॉर्म दिया यूटिलिटेरियन थ्योरी का, ठीक है, यूटिलिटी थ्योरी का। चल नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग रूरल अर्बन मार्केट लिंकेजेस इन इंडिया। रूरल मार्केट में और अर्बन मार्केट के बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन है, ठीक है, तो इनमें से कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन नहीं करते इस लिंकेज को, ठीक है, रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज के बीच में एक डायरेक्ट लिंक है, तो वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे ये लिंक डिटरमाइन होता है। इनमें से क्या वो फैक्टर्स नहीं है, नॉट इंक्लूडेड, कौन से फैक्टर्स नहीं होंगे इनमें से, जल्दी बताओ। रॉ मटेरियल्स, सोर्सिंग इनपुट्स, एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज, या केटरिंग टू रूरल कंज्यूमर्स। यस, रॉ मटेरियल्स इज द करेक्ट आंसर। इनपुट सोर्स करना, एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज एंड केटरिंग टू रूरल कंज्यूमर्स, ठीक है, ये सारा मार्केट फॉर्म करता है फॉर रूरल एरियाज इन अर्बन एरियाज, तो डायरेक्ट लिंक है, ठीक है। सो रूरल अर्बन लिंकेजेस रेफर टू इकोनॉमिक कनेक्शंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज। इनपुट्स की अगर हम बात करें, सोर्सिंग इनपुट्स, तो फर्टिलाइजर्स, मशीनरी, इन सब के लिए रूरल एरियाज नीड अ मार्केट, वो कहाँ मिलेगा इनको, अर्बन एरियाज में मिलेगा, तो डायरेक्ट लिंक है। फिर उसके बाद एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज कौन सी हो गई, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब भी अर्बन एरियाज में ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो रूरल एरियाज मूव करते हैं टू अर्बन एरियाज फॉर एक्सेस ऑफ दीज सर्विसेज। अर्बन मार्केट्स केटरिंग टू रूरल कंज्यूमर्स, अब अर्बन मार्केट्स जो हैं रूरल कंज्यूमर्स के लिए, अगेन रूरल पीपल को बहुत सारी चीज़ों की नीड होती है, डे टू डे लाइफ में जो भी उनको सामान चाहिए वो क्या करते हैं, एक बार में आके शहर से लेकर जाते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल्स इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोडक्शन का, फ्लो का, बट देन डायरेक्टली लिंक नहीं है, तो ये स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेंट नहीं है इन रूरल अर्बन मार्केट लिंकेज, ठीक है। चल नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इन इंडिया, इनमें से कौन सा एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिस्क नहीं है इंडिया में, प्राइस रिस्क, यील्ड रिस्क, वेदर रिस्क, या टेक्नोलॉजी रिस्क। एग्रीकल्चर, हम लोग रूरल एरिया की बात कर रहे हैं, तो रूरल एरिया या फिर एग्रीकल्चर में कौन सा इनमें से एक मेजर रिस्क नहीं है, यस द करेक्ट आंसर विल बी टेक्नोलॉजी रिस्क, ठीक है। प्राइस फ्लक्चुएशन होना एक बहुत बड़ा रिस्क है, आउटपुट कैसा होगा, यील्ड कैसी होगी, अगेन अनसर्टेनिटी है। वेदर बहुत मेजर फिनोमेना, बारिश कैसी होगी, इस पे हमारा पूरा एग्रीकल्चर डिपेंड करता है। बट टेक्नोलॉजी अभी बहुत ज़्यादा हम लोग एग्रीकल्चर के टर्म्स में टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए टेक्नोलॉजी रिस्क हम लोग बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डैश occurs when individuals do not possess the same level of material wealth or overall living economic condition। क्या होता है जब आपका लोगों के पास सेम लेवल ऑफ मटेरियल वेल्थ या ओवरऑल लिविंग इकोनॉमिक कंडीशंस नहीं होती, किस टाइप की इनइक्वालिटी है ये, इनइक्वालिटी ऑफ कम्युनिटी रिलेशनशिप्स, इनइक्वालिटी ऑफ कंटिजेंट सर्कमस्टेंसेस, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, या इनइक्वालिटी ऑफ आउटकम्स। किस टाइप की इनइक्वालिटी है ये, जब लोगों के पास सेम वेल्थ नहीं होती, मटेरियल वेल्थ, और इकोनॉमिक कंडीशन भी अलग अलग हैं लोगों की, तो दिस इज इनइक्वालिटी ऑफ आउटकम्स। वेल्थ हो गया आपका, इकोनॉमिक कंडीशंस हो गई, दीज आर आउटकम्स, ठीक है, ये क्या है, ये रिजल्ट्स हैं, ठीक है, तो इसलिए हम बोलेंगे इनइक्वालिटी ऑफ आउटकम्स। देखो, द स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स डिफरेंसेस इन एक्चुअल रिजल्ट्स, आउटकम्स है, रिजल्ट्स है, इनकम हो गया, वेल्थ हो गया, लिविंग स्टैंडर्ड्स हो गया, तो ये हमारे लिए क्या है, इनइक्वालिटी ऑफ आउटकम एंड नॉट अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्या होता है कि अनइक्वल एक्सेस है आपके पास, जॉब से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, वो सारा आपका अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड हो, ये क्या है, दिस इज आउटकम, रिजल्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट पब्लिक एजुकेशन एक्सपेंडिचर एज अ शेयर ऑफ जीडीपी, इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसका पब्लिक एजुकेशन में सबसे ज़्यादा शेयर है इन टर्म्स ऑफ देयर जीडीपी, सबसे ज़्यादा एजुकेशन पर खर्चा कौन सी कंट्री करती है अपने जीडीपी के रेशियो से, सो आइसलैंड, भूटान, किरिबाती, या मार्शल आइलैंड्स। यस द करेक्ट आंसर इज किरिबाती, मतलब जितनी छोटी कंट्री होगी उतना ज़्यादा ये लोग
शेयर ऑफ जीडीपी जो होगा वो एजुकेशन में ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए सी, Kiribati, a small island nation, spends a very high proportion of its GDP on education. Small economy है, show higher ratios because GDP as it is इनका small होता है ना? GDP खुद अब small है तो they'll invest more and more into education ताकि लोग develop हो सके, human development को ये लोग priority देते हैं, right? चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग assumptions इज नॉट करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेड एंड डेवलपमेंट? इनमें से कौन सा assumption ट्रेड एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है या करेक्ट नहीं है? One of the principal characteristics of technological knowledge is that it cannot be transferred across countries. Human and economic development often move in concert. Openness to trade helps countries utilize their resources better in several ways. या international trade shows a strong positive correlation with investment. So international trade जो है वो आपका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज्यादा ट्रेड आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, ओपननेस टू ट्रेड हेल्प्स कंट्रीज यूटिलाइज देयर रिसोर्सेज। ओपननेस है, अगर हम लोग ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करेंगे तो हमारे रिसोर्सेज को हम बेटर वेज में यूज कर पाएंगे। ह्यूमन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैंड इन हैंड चलता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया? फर्स्ट वन। One of the principal characteristics of technical knowledge is that it cannot be transferred across country. क्या टेक्निकल नॉलेज दूसरी कंट्रीज में ट्रांसफर नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। थ्रू ट्रेड, एफडीआई, लाइसेंसिंग, किसी भी तरीके से टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो कैन नॉट टर्म है यहाँ पे दिस इज नॉट रेलेवेंट, इसलिए हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। क्लियर? चलिए, एंड इनकरेक्ट बताना था तो फर्स्ट हमारा सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर ह्यूमन कैपिटल? इनमें से कौन सा ह्यूमन कैपिटल के अंडर आता है? हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन ओनली, टैलेंट, स्किल्स एंड एबिलिटीज ओनली, स्टॉक ऑफ नॉलेज ओनली, या हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन, स्टॉक ऑफ नॉलेज, टैलेंट, स्किल्स एंड एबिलिटीज? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंडर क्या क्या चीजें आती हैं? तो हम लोग यहाँ पे नॉलेज की बात करेंगे, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, टैलेंट हो गया, स्किल्स हो गया, एबिलिटीज हो गया, सारी की सारी चीजों की हम बात करते हैं अंडर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो फोर्थ आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, राइट? चलिए नेक्स्ट, इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स इज नॉट रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एग्रीकल्चर इनमें से किससे रिलेटेड नहीं है? यील्ड गैप एनालिसिस, रूरल क्रेडिट नीड्स, फार्म मैकेनाइजेशन, या सब्सिडी इश्यूज? यस, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स इनमें से किससे रिलेटेड नहीं है? यील्ड गैप एनालिसिस, आउटपुट में कितना गैप है वो एनालाइज करते हैं हम एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में। रूरल क्रेडिट नीड्स, रूरल लोगों को क्यों लोन्स चाहिए होते हैं, क्यों क्रेडिट चाहिए होता है, उसकी हम बात करते हैं। यस, फार्म मैकेनाइजेशन की हम बात करते हैं कि फार्म्स में किस टाइप का मशीनरी, टूल्स, ये सब यूज हो रहे हैं। ठीक है, कितना डेवलपमेंट हो रहा है, ये सारी हम बातें करेंगे। यस, बट सब्सिडी इश्यूज आपका कोर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी की हम बात करते हैं, क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी एंड मैकेनाइजेशन की भी करते हैं, बट सब्सिडीज जो है वो दैट इज कोर कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस। ये पब्लिक फाइनेंस का मेन कॉन्सेप्ट है, नॉट एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। एग्रीकल्चर में सब्सिडीज प्रोवाइड करवाई जाती हैं, वो हम पढ़ते हैं, बट देन कोर कॉन्सेप्ट नहीं है। कोर कॉन्सेप्ट सब्सिडी इशू किसका प्रॉब्लम है? पब्लिक फाइनेंस के अंडर हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस फॉल अंडर विच टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है आपका वो किस टाइप की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आता है? जीआई टैग्स मिलता है, आप लोगों ने सुना होगा भी, काफी चीजों को जीआई टैग्स दिए गए हैं। ठीक है, जैसे असम की टी है, असम की वेराइटीज ऑफ टी है, तो उसको जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कि ये इस स्टेट की स्पेसिफिक चीज है। ठीक है, तो इस तरीके से, तो वो किससे रिलेटेड है, किस टाइप का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है? डेटाबेस प्रोटेक्शन, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी प्रॉपर्टी, या सुई जेनरिस सिस्टम? तो दिस इज इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें हम किसकी बात करते हैं? इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, राइट? चलिए,
सो स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम लोग इतना ही करेंगे। बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट, ये फर्स्ट डिसिप्लिन था आपका, इसमें 20 क्वेश्चंस थे। बाकी के क्वेश्चंस हम लोग सब्सिक्वेंट पार्ट्स में कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, आई एम एंडिंग द सेशन हियर इटसेल्फ। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय। हेलो एवरीवन, सो दिस इज पार्ट 2 ऑफ द पीवाईक्यू सीरीज। हम लोग DSSB PGT के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। 2024 का ये पेपर है एंड डिसिप्लिन 1 दैट इज फर्स्ट 20 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 कह लो या फिर डिसिप्लिन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज टाइम सीरीज फोरकास्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट अप्लाइड डेटा साइंस टेक्निक्स which is used in which of the following। टाइम सीरीज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि भाई टाइम सीरीज फोरकास्टिंग जो है इनमें से किस किस फील्ड में यूज किया जाता है, ठीक है। तो टाइम सीरीज फोरकास्टिंग बताइए, बिजनेस में, फाइनेंस में, स्किल डेवलपमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, न्यूरोस्टिमुलेशन, प्रोडक्शन, शेड्यूल ऑफ रेट्स, इन्वेंट्री प्लानिंग, इनमें से किस किस में यूज किया जाता है। बिजनेस में हम टाइम फोरकास्टिंग टाइम सीरीज का यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ओके। फाइनेंस में करेंगे, यस फाइनेंस में भी करेंगे। स्किल डेवलपमेंट में डायरेक्ट कोई रोल नहीं होता टाइम सीरीज फोरकास्टिंग का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, यस सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी करेंगे, राइट। सो हमारा 3 एज इट इज कैंसिल हो गया। इन क्वेश्चंस को करने का एक और तरीका ये है, इतना ज्यादा टाइम लगाने के बजाय हमें थर्ड तो पता चल गया कि डेफिनेटली नहीं होना है। सो थर्ड आपका इसमें भी है, इसमें भी है एंड इसमें भी है, तो 3 ऑप्शंस आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं एंड फर्स्ट विल बी योर आंसर, ठीक है। क्योंकि हमें पता लग गया था कि स्किल डेवलपमेंट तो डेफिनेटली नहीं आएगा, मतलब 3 नहीं आना चाहिए, तो 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब ये तीनों ऑप्शंस तो हमारे पक्का से नहीं होंगे। सो कौन कौन से करेक्ट है, 1, 2, 4, 6 एंड 8। तो 1 बिजनेस आएगा, फाइनेंस आएगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट आएगा, फिर उसके बाद आपका प्रोडक्शन आ जाएगा एंड इन्वेंट्री प्लानिंग। ये सारे आपके टाइम सीरीज फोरकास्टिंग के, मतलब इन सब में हम लोग टाइम सीरीज फोरकास्टिंग का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हेन द गवर्नमेंट ट्राइज टू मीट द गैप ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक रेवेन्यू थ्रू बोरोइंग फ्रॉम बैंकिंग सिस्टम, इट इज कॉल्ड। जब गवर्नमेंट आपकी ट्राई करती है कि आपका जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है और पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू जो है वो बोरोइंग करके पूरा फुलफिल कर सके, गैप को फुलफिल कर सके, लेकिन बोरोइंग कहाँ से, नॉट फ्रॉम पब्लिक। बोरो कहाँ से कर रहे हैं हम, बैंकिंग सिस्टम से। बैंकिंग सिस्टम से जब हम बोरो करते हैं, मतलब आरबीआई से जब हम बोरो करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेट फाइनेंसिंग, क्रेडिट फाइनेंसिंग, पब्लिक फाइनेंसिंग या डेफिसिट फाइनेंसिंग। पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक रेवेन्यू के बीच का जो गैप है, मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर आपका ज्यादा है देन पब्लिक रेवेन्यू, इस गैप को जब हम लोग आरबीआई से बोरो करके फुलफिल करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, वील कॉल दिस डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है। इसको हम लोग डेफिसिट फाइनेंसिंग के नाम से जानते हैं, क्लियर। चलिए, अ कलेक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स ऑर्डर्ड इन टाइम। वेरिएबल्स को जब आप टाइम के अकॉर्डिंग मेजर करोगे उसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। कुछ रैंडम वेरिएबल्स है, उनको टाइम के अकॉर्डिंग जब आप ऑर्डर सीरीज में लगाओगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन स्टेशनरी सीरीज, स्टोकेस्टिक प्रोसेस, स्टेशनरी सीरीज या फिर स्पूरियस वेरिएबल, ठीक है। रैंडम वेरिएबल्स को जब आप एक टाइम के ऑर्डर में लगाओगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज स्टोकेस्टिक प्रोसेस। इसको हम बोलते हैं स्टोकेस्टिक प्रोसेस, ठीक है। अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस इज अ सेट ऑफ रैंडम वेरिएबल्स इंडेक्स्ड बाय टाइम। जब आप रैंडम वेरिएबल्स को टाइम के बेसिस पे क्लासिफाई करते हो, सीक्वेंस में लगाते हो, ऑर्डर करते हो, तो दैट इज नोन एज स्टोकेस्टिक प्रोसेस, ठीक है। बाकी ऑप्शंस भी देख लीजिए, स्टेशनरी या नॉन स्टेशनरी। हम लोग टाइप्स ऑफ टाइम सीरीज की बात करते हैं, दिस इज टाइप्स ऑफ टाइम सीरीज। स्पूरियस वेरिएबल ये एज इट इज रिलेटेड नहीं है, हेंस करेक्ट आंसर इज स्टोकेस्टिक प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट, एक्सटर्नैलिटीज आर इनडायरेक्ट कॉस्ट और बेनिफिट्स दैट अ थर्ड पार्टी इनकर्स। एक्सटर्नैलिटी क्या होती है, कॉस्ट या बेनिफिट होता है जो थर्ड पार्टी इनकर करता है, बेयर करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एक्सटर्नैलिटी। इनमें से कौन सा एक टाइप ऑफ एक्सटर्नैलिटी नहीं है, नेगेटिव कंजम्पशन, नेगेटिव प्रोडक्शन, प्राइवेट प्रोडक्शन या पॉजिटिव कंजम्पशन। तो एक्सटर्नैलिटीज जो है हम एक तो बोलते हैं पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी, ठीक है। अब इनके भी अलग अलग टाइप्स है, अगेन 2 टाइप्स है कि भाई प्रोडक्शन, पॉजिटिव प्रोडक्शन की हम बात करेंगे एंड पॉजिटिव
कंजम्पशन की बात करेंगे, देन नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी एंड नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी। ठीक है, तो प्राइवेट प्रोडक्शन जैसी कोई एक्सटर्नैलिटी नहीं होती है, नेगेटिव कंजम्पशन होगी, ये रहा नेगेटिव कंजम्पशन आपका, नेगेटिव प्रोडक्शन भी होगी, नेगेटिव प्रोडक्शन हो गया, पॉजिटिव कंजम्पशन एंड पॉजिटिव प्रोडक्शन। प्राइवेट प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी नहीं होती है। ठीक है, एक्सटर्नैलिटी इज अ टाइप ऑफ मार्केट फेलियर, मार्केट फेलियर का ये एक टाइप है, लेकिन प्राइवेट प्रोडक्शन के केसेस में हम लोग मार्केट फेलियर नहीं देखते हैं। चलिए नेक्स्ट, आफ्टर इंडिपेंडेंस द इकोनॉमिक पॉलिसीज in India were dash looking with massive involvement of the government in the secondary sector. Independence के बाद जो हमारी economic policy थी वो कैसी थी? Forward looking, outward looking, inward looking या backward looking? Forward, outward, inward या backward? तो हम लोग inward looking policy की बात करते हैं। Import substitution की हमने बात करी थी, है ना। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब इनवर्ड लुकिंग, कि हम मैक्सिमम चीजें हमारी खुद की कंट्री में बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी इंडिपेंडेंस के बाद हमने अडॉप्ट करी थी। फिर हमने आउटवर्ड कब करी? 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो आए थे एलपीजी के, उसमें करी थी। ठीक है, इंडिपेंडेंस की अगर मैं बात करूंगी तो इंडिपेंडेंस के बाद दैट इज अराउंड 1951 के बाद जो हमने पॉलिसीज अडॉप्ट करी 56 के आसपास, वो हमारी इनवर्ड लुकिंग या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इफ अ कांस्टेंट 60 is subtracted from each of the values of x and y, x और y इस तरीके से आपकी एक सीरीज दी हुई है y, ठीक है, इनमें से हमने सब में से 60 माइनस कर दिया, देन रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज, तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट पे क्या फर्क पड़ेगा? 1/60th ऑफ द ओरिजिनल रिग्रेशन कोएफिशिएंट, इंक्रीज्ड बाय 60, रिड्यूस्ड बाय 60 या नॉट चेंज्ड? यस, क्या होगा? नॉट चेंज्ड। एडिशन या सब्ट्रैक्शन का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है ऑन रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स मेजर द रिलेशनशिप स्लोप बिटवीन वेरिएबल्स, adding or subtracting a constant from variables does not change the slope, only the intercept changes। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो है वो आपका स्लोप को मेजर करता है, एंड एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो इट विल बी एज इट इज, सेम जो पहले आंसर था वही रहेगा, नॉट चेंज्ड। ओके, नेक्स्ट, एमपीआई डेवलप्ड बाय नीति आयोग। तो हम दोनों चीजें ध्यान रखेंगे कि एमपीआई डेवलप किसने किया है? इट इज डेवलप्ड बाय नीति आयोग। अब फुल फॉर्म क्या होता है दोनों का, एमपीआई का एंड नीति का? सो एमपीआई स्टैंड्स फॉर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, और नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलिए, तो ये एमपीआई के टोटल कितने इंडिकेटर्स हैं हमें ये बताना है, 9, 10, 12 या 8? एमपीआई के टोटल 12 इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, एमपीआई के टोटल 12 इंडिकेटर्स हैं आपके पास। 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, दैट इज 3 डायमेंशंस, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एंड फर्दर इन 3 के अंडर टोटल 12 इंडिकेटर्स है। 12 इंडिकेटर्स भी देख लेते हैं कौन कौन से। सबसे पहला हेल्थ के अंदर, मतलब 1/3, 1/3, 1/3 वेट इन तीनों को मिलता है। हेल्थ में अगर हम बात करें तो हम न्यूट्रिशन चेक करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करेंगे, देन एंटीनेटल केयर, मैटरनल हेल्थ, इन सब की हम लोग बात करते हैं। फिर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी इंक्लूड कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एंड एसेट्स। ठीक है, ओनरशिप ऑफ एसेट्स। इन ये सारे आपके 12 इंडिकेटर्स हैं अंडर MPI, दैट इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो 3 डायमेंशंस, अगर डायमेंशंस पूछे जाए तो 3 है, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एंड इंडिकेटर्स अगर पूछे जाए तो आपके 12 इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, find the incorrect statement with reference to the National Food Security Act 2013। हमें incorrect statement बताना है as per National Food Security Act। Rights to welfare based approach, life cycle approach implemented in all the states, या food security is characterized by availability, access, utilization and stability of food। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का जो ये एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है? Yes, first statement itself is incorrect. Rights to welfare based approach.
तो ये हमारा जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इट एक्चुअली मार्क्स अ पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम अ वेलफेयर बेस्ड अप्रोच टू राइट्स बेस्ड अप्रोच। तो राइट्स टू वेलफेयर लिखा था यहाँ पे, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, वेलफेयर टू राइट्स मूव कर रहे हैं, तो ये इसलिए इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। फिर लाइफ साइकिल अप्रोच इज करेक्ट, इम्प्लीमेंटेड बाय इन ऑल दी स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज, सारे ही स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। एंड फूड सिक्योरिटी जो है वो आपका अवेलेबिलिटी, एक्सेस, यूटिलाइजेशन और स्टेबिलिटी ऑफ फूड, इन सब पे डिपेंड करता है या कैरेक्टराइज करता है, ठीक है। सो फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के बेसिस पर इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ठीक है। चलिए, सो फर्स्ट, इट स्टडीज द इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉलिसीज एंड डिवाइसेस सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स रिजल्टिंग फ्रॉम देम। ये तो ठीक लग रहा है ना, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज के इम्पैक्ट के बारे में पढ़ते हैं हम और उसके सोल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करते हैं इन इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, ठीक है। इट कैन ईदर बी प्रेशर बेस्ड और इंसेंटिव बेस्ड। ये प्रेशर बेस्ड भी हो सकता है कि हम पे प्रेशर डाला जाए, वर्ल्ड जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो डिस्कस करें आपस में कि ये करना ही पड़ेगा, ये इन्वायरमेंटल पॉलिसीज आपको अडॉप्ट करनी ही पड़ेगी, ठीक है। या फिर इंसेंटिव बेस्ड, भाई कार्बन क्रेडिट्स वगैरह ये सारी चीजें हम लोग तो इंसेंटिव बेस्ड, कि कितना, जितना कम हम पॉल्यूशन करेंगे, जितना ज्यादा हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, उतना ज्यादा हमें वर्ल्ड लेवल पे पार्टिसिपेशन का या किसी भी तरीके का इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। तो दोनों चीजें हो सकती है, ओके, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एक्सटर्नैलिटीज, एक्सटर्नैलिटीज के अभी हमने बारे में पढ़ा, एडिशनल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस दैट आर नॉट पेड बाय द बिजनेस और इट्स कंज्यूमर्स, थर्ड पार्टी पे करती है, इज अ मेजर सब्जेक्ट। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में हम एक्सटर्नैलिटीज के बारे में पढ़ते हैं, ओके, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। Then another major subject of environmental economics is placing a value of public goods such as clean air and calculating the cost of losing those goods. अब हम लोग वैल्यू की बात करते हैं कि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनकी मार्केट वैल्यू नहीं होती है, बट स्टिल हम उनको एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि इनकी हिडन कॉस्ट क्या होगी, है ना, या फिर इसकी मार्केट वैल्यू क्या हो सकती है, राइट। तो ये सारी चीजें भी हम लोग एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। सो 1 2 3 4 तो करेक्ट है, लेट्स सी द लास्ट वन। सिंस एनवायरमेंटल गुड्स आर फॉर अ कंट्री, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स ऑफन रिक्वायर्स अ नेशनल अप्रोच। क्या सिर्फ ये कंट्री के लिए होता है और क्या इसमें सिर्फ नेशनल अप्रोच चाहिए? नो, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में हम इंटरनेशनल अप्रोच की भी बात करते हैं, ठीक है। तो इट रिक्वायर्स अ कलेक्टिव मूव, ग्लोबल अप्रोच होगा, नॉट नेशनल अप्रोच, ठीक है। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा हमारा? 1 2 3 4 हमारे करेक्ट है, इसमें करेक्ट ही पूछा गया था, सो द करेक्ट आंसर विल बी थर्ड। थर्ड हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट, ओके, एन अप्रोच टू फोरकास्टिंग यूजिंग टाइम सीरीज। अब टाइम सीरीज का ये एक और क्वेश्चन आ गया है कि भाई एक अप्रोच है टू फोरकास्टिंग यूजिंग टाइम सीरीज डेटा इज सिंगल इक्वेशन। इनमें से कौन सा टाइम सीरीज डेटा का एक अप्रोच है? सिंगल इक्वेशन रिग्रेशन मॉडल, साइमल्टेनियस इक्वेशन रिग्रेशन मॉडल एंड वेक्टर ऑटो रिग्रेशन, या ओनली सिंगल इक्वेशन रिग्रेशन, ओनली साइमल्टेनियस इक्वेशन, या ओनली वेक्टर ऑटो रिग्रेशन। तो टाइम सीरीज में हम इन सारे ही मेथड्स का, सारे ही अप्रोचेस का यूज करते हैं। इकोनोमेट्रिक्स का आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। सो फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, द रिस्पॉन्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इन द वॉर सिस्टम, वॉर सिस्टम जो हम पढ़ते हैं, टू शॉक्स इन द एरर टर्म्स इज ट्रेस्ड बाय। ये अगेन आपका इकोनोमेट्रिक्स का एक और क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। वेक्टर ऑटो रिग्रेशन, वार स्टैंड्स फॉर VAR, VAR स्टैंड्स फॉर वेक्टर ऑटो रिग्रेशन। तो रिस्पॉन्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या रिस्पॉन्स रहता है डिपेंडेंट वेरिएबल किस पे? टू शॉक्स इन द एरर टर्म्स, एरर टर्म्स में जो शॉक्स आते हैं उसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या रिस्पॉन्स रहता है? पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, वोलेटिलिटी क्लस्टरिंग, इंपल्स रिस्पॉन्स फंक्शन, या वोलेटिलिटी। सो द करेक्ट आंसर विल बी थर्ड, इंपल्स रिस्पॉन्स फंक्शन, ठीक है। सो वी एनालाइज हाउ शॉक्स अफेक्ट वेरिएबल्स ओवर टाइम। वॉर में हम लोग क्या आइडेंटिफाई करते हैं? हम लोग एनालाइज करते हैं कि शॉक्स जो आ रहे हैं वो कैसे इफेक्ट करते हैं वेरिएबल्स को, ठीक है। और इसमें इंपल्स रिस्पॉन्स फंक्शन क्या शो करेगा? हाउ अ शॉक इन वन वेरिएबल अफेक्ट्स इटसेल्फ एंड अदर्स ओवर फ्यूचर पीरियड्स।
तो अभी हमने यही बोला कि डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या रिएक्शन होगा, क्या रिस्पॉन्स होगा टू द शॉक्स इन द एरर टर्म। ठीक है, तो यही काम होता है किसका, इम्पल्स रिस्पॉन्स फंक्शन का, कि वो मेजर करता है, वो शो करता है कि किस तरीके से एक वेरिएबल, ठीक है, किस तरीके से शॉक की वजह से एक वेरिएबल खुद को भी इफेक्ट करेगा एंड और वेरिएबल्स को भी इफेक्ट करेगा ओवर फ्यूचर पीरियड्स। क्लियर, तो थर्ड हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, in utilitarian social welfare functions individual utilities are considered in aggregate। individual utilities जो है आपकी वो aggregate consider होती है, sum total for two individuals x and y it will be denoted as which of the following, where w is social welfare function। तो social welfare function दिया हुआ है आपका एक w, उसकी हमें equation बतानी है। W is equals to utility of x plus utility of y, utility of x minus utility of y, utility of x divided by utility of y या utility of x multiplied by utility of y। एग्रीगेट की जब भी हम बात करते हैं तो हम लोग सम टोटल की बात करेंगे। सम टोटल मीन्स फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सम। ठीक है, सो सम ऑफ इंडिविजुअल यूटिलिटीज, सोशल वेलफेयर फंक्शन जो है आपका वो क्या शो करता है, सम ऑफ इंडिविजुअल यूटिलिटीज। सो समेशन यू है ना, तो ux प्लस uy हो जाएगा आपका। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट एप्रोप्रिएट रिगार्डिंग डेड वेट लॉस। डेड वेट लॉस जो हम पढ़ते हैं उसमें से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट डेड वेट लॉस के लिए करेक्ट नहीं है, नॉट एप्रोप्रिएट। टैक्सेशन कैन ऑल पोटेंशियली क्रिएट डेड वेट लॉस। क्या टैक्सेशन से डेड वेट लॉस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। प्राइस सीलिंग्स, price ceiling such as price controls and rent controls can all potentially create deadweight loss। क्या price ceiling से deadweight loss हो सकता है, बिल्कुल। price flooring such as minimum wage, ठीक है, प्राइस सीलिंग मतलब एक अपर लिमिट सेट कर दी है कि इससे ज्यादा प्राइसेस नहीं हो सकती। प्राइस फ्लोरिंग मतलब एक लोअर लिमिट सेट कर दी है कि इससे कम पे प्रोडक्ट नहीं बेचना है। फार्मर्स के लिए करी जाती है ये कि भाई दिस इज द मिनिमम प्राइस, इस पे आप अपना प्रोडक्ट बेचो, अगर इससे कम आपको कोई दे रहा है तो आप अपना प्रोडक्ट मत बेचो, वी विल बाय एट दिस कॉस्ट। गवर्नमेंट बोलेगी कि हम इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे आपसे प्रोडक्ट खरीद लेंगे। ठीक है, सो प्राइस फ्लो सच एज मिनिमम वेज एंड लिविंग वेज लॉज cannot create dead weight loss। क्या प्राइस फ्लोरिंग से डेड वेट लॉस नहीं होता है? डेड वेट लॉस occurs when supply and demand are not in equilibrium। तो ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है कि डेड वेट लॉस जो है आपका जब सप्लाई और डिमांड इक्वल नहीं होते, इक्विलिब्रियम में नहीं होते हैं, तब आपका डेड वेट लॉस होता है। प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग से भी तो यही हो रहा है कि आपका जो इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल है उससे आप डेविएट कर रहे हो। ठीक है, तो डेविएशन हो रहा है मतलब दिस कैन कॉज डेड वेट लॉस। कैन नॉट क्रिएट जो आपका स्टेटमेंट था दिस वाज नॉट एप्रोप्रिएट। क्रिएट कर सकता है, हमेशा करेगा दिस इज नॉट नेसेसरी, पर कर सकता है। यहाँ पे क्या लिखा है, कैन नॉट क्रिएट, कभी कर ही नहीं सकता, नो दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, चलिए तो थर्ड इसका आपका आंसर हो जाएगा। Who among the following defined rent as that proportion of the produce of the earth which is paid to the landlord for the use of the original and indestructible powers of the soil। ये स्टेटमेंट किसने दिया है, रेंट को इस तरीके से किसने डिफाइन किया गया है कि रेंट वो पार्ट है, वो पोर्शन है ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द अर्थ विच इज पेड टू द लैंडलॉर्ड, जो लैंडलॉर्ड को हम पे करते हैं फॉर द यूज ऑफ ओरिजिनल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल पावर्स ऑफ द सॉइल। सॉइल की जो आपकी ओरिजिनल पावर्स है, इनडिस्ट्रक्टिबल पावर्स है, उसके बदले का हम रेंट पे कर रहे हैं, उसके बदले में हम कुछ पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है, थॉमस माल्थस, डेविड रिकार्डो, जेम्स मिल या फिर एडम स्मिथ। तो रेंट थ्योरी जो है उसको इस तरीके से रेंट को किसने डिफाइन किया है, डेविड रिकार्डो। ठीक है, ये क्लासिकल डेफिनेशन जो है वो रिकार्डो ने दी है। चलिए नेक्स्ट, डेटा अरेंज्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। डेटा को जब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है और टू वेरिएबल डेटा वेयर वन ऑफ द वेरिएबल इज टाइम, उसमें से एक वेरिएबल टाइम है, डेटा को टाइम के बेसिस पे जब क्लासिफाई किया जाता है तो क्या ये व्हाट इज दिस, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेटियल क्लासिफिकेशन या टाइम सीरीज। टाइम के बेसिस पे जब डेटा को क्लासिफाई किया जाएगा, अरेंज किया जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम सीरीज। ठीक है, टाइम सीरीज हम इसको बोलेंगे। क्लियर, चलिए
नेक्स्ट MPI, ये सेम क्वेश्चन आ गया है, दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, यस एग्जाम में भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन था, तो अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं, आपको आता है, तो ये भी आपका डेफिनेटली करेक्ट हो जाएगा। MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कितने इंडिकेटर्स थे? तो देयर वर 12 indicators, 3 dimensions and 12 indicators. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए इनकरेक्ट है? इंडियाज लेबर लॉज आर मोस्ट प्रोटेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड लेबर. In 1990s, the manufacturing sector underwent restructuring. 1990 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रीस्ट्रक्चरिंग हुई. पुअर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लेबर मार्केट रिजिडिटीज आर द रीजंस फॉर पुअर इंडस्ट्रियल ग्रोथ. हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत पुअर है, उसका रीजन इज पुअर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर और लेबर मार्केट रिजिडिटीज. फिर उसके बाद आफ्टर 1991 पब्लिक सेक्टर प्रोवाइडेड मच ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर. सो दिस स्टेटमेंट फोर्थ वाला जो है इट इज इनकरेक्ट. क्यों इनकरेक्ट? 1991 में हम लोग LPG रिफॉर्म्स लेकर आए थे, तो पब्लिक सेक्टर नहीं, यहाँ पे हमने प्राइवेटाइजेशन की बात करी थी. बाकी स्टेटमेंट्स आपके बिल्कुल ठीक है. इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका कौन सा है? फोर्थ है. क्यों फोर्थ है? क्योंकि हमने यहाँ पे LPG की या प्राइवेटाइजेशन की बात करी थी एंड नॉट मेजर रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. ठीक है, चलिए. द फर्स्ट नोन यूज ऑफ द टर्म इकोनोमेट्रिक्स वाज गिवन बाय. इकोनोमेट्रिक्स का फर्स्ट यूज, पहली बार इस टर्म को यूज किसने किया था? एडोल्फ वैगनर, JM कीन्स, पावेल स्योम्पा या फिर वॉल्टर यूकेन. तो पावेल स्योम्पा ने आपका फर्स्ट टाइम इस टर्म को इकोनोमेट्रिक्स टर्म को यूज किया था. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. A purely random process is stationary series with. A purely random process is a stationary series with. एक pure random process है आपका stationary series के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं? Zero mean and zero variance, positive mean, only zero variance या only zero mean. So यहाँ पे भी आपका आंसर given है, that is only zero mean. ठीक है, फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. जब हम लोग बोलते हैं कि इट इज अ प्योरली रैंडम प्रोसेस, ये पूरी की पूरी तरीके से प्योर रैंडम प्रोसेस है विथ स्टेशनरी सीरीज, उसको हम बोलेंगे ओनली जीरो मीन. ठीक है, चलिए. सो वेरिएंस जो है आपका इसमें जीरो नहीं होता है. नो ऑटो कोरिलेशन की हम बात करेंगे. प्योरली रैंडम प्रोसेस इसको हम व्हाइट नॉइस भी बोलते हैं. कांस्टेंट मीन रहेगा एंड इट इज ऑफन जीरो. कांस्टेंट वेरिएंस रहेगा लेकिन वेरिएंस इज नॉट जीरो. फिर नो ऑटो कोरिलेशन की हम बात करेंगे. ठीक है, सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली जीरो मीन. फोर्थ आपका बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा. क्लियर? चलिए नेक्स्ट. स्मॉल एंटरप्राइजेस आर डिफाइंड विथ टर्नओवर लिमिट अप टू. अब यहाँ पर हम लोग MSME की बात कर रहे हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. उसमें से स्मॉल एंटरप्राइजेस जो अभी लेटेस्ट डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग स्मॉल एंटरप्राइजेस का टर्नओवर लिमिट क्या दी गई है? टर्नओवर लिमिट आपकी 50 करोड़ दी गई है. ठीक है, टर्नओवर लिमिट इज 50 करोड़. ये आपका बेसिकली क्राइटेरिया है. इस बेसिस पे ये चीज आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये रिवाइज्ड वाली चीज है कि इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी है. माइक्रो के लिए इट इज 2.5, माइक्रो के लिए 2.5, स्मॉल के लिए 25 करोड़ एंड मीडियम के लिए इट इज 125 करोड़. तो ये इन्वेस्टमेंट लिमिट है. हमसे क्वेश्चन टर्नओवर लिमिट का पूछा गया था. टर्नओवर लिमिट की हम बात करेंगे तो माइक्रो के लिए 10 करोड़, स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए इट इज 100 करोड़ एंड मीडियम के लिए इट इज 500 करोड़. तो दिस इज एज पर 2025. ये जो आपका क्वेश्चन है ये 2024 का पेपर है. ठीक है, सो 2024 तक इट वाज 50 करोड़. ये देखो 50 करोड़ इसका आंसर इसलिए है ये यहाँ से आए, बट हमें ये वाला डेटा याद रखना है 2025 वाला. अब आपका इस बेसिस पे पूछा जाएगा नए पेपर. ठीक है, चलिए. सो वन मोर डिसिप्लिन इज ओवर. एक और हमने पार्ट कवर कर लिया है. अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिसिप्लिन 3 से स्टार्ट करेंगे. 40 क्वेश्चंस कवर कर लिए, 41 क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करेंगे. ठीक है, चलिए. फॉर नाउ दिस इज इट. आई एम एंडिंग द सेशन हियर इटसेल्फ. विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन. नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स. गुड बाय.